मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नशा कहानी, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद का परिचय उससे पहले हम जान लें तो प्रेमचंद का परिचय ऐसा है कि कुछ शब्दों में यह क्षमता नहीं है कि प्रेमचंद का परिचय उन शब्दों में समा सके। प्रेमचंद का रचना संसार काफ़ी विस्तृत है, इसलिए हम यहाँ पर उनका थोड़ा सा ही परिचय देकर आगे बढ़ते हैं, कहानी को देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक ग्राम में और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। इनका मुख्य लेखन विषय था कहानी, उपन्यास, जो यथार्थवाद पर आधारित होता था, यानी जो सच्चाई है ज़मीन की वो व्यक्त कर देते थे, सीधे सीधे पाठकों के सामने रख देते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में ही हुई थी। फारसी भाषा ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान की राजभाषा है। फारसी संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती भाषा है। प्रेमचंद अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। पिता ने इनका नाम धनपत रखा, जबकि इनके चाचा ने इनका उपनाम नवाब रख दिया था और उन्होंने अपना पहला लेखन नवाब राय के नाम से लिखा। इनका पहला लघु उपन्यास असरार ए माबिड़ हिंदी में देवस्थान रहस्य था। इनकी पहली कहानी सोजे वतन, जिसका नाम था हिंदी में अयथार्थ राष्ट्र का विलाप, नाम से प्रकाशित हुआ। अपने जीवन में इन्होंने करीब 300 लघु कथाएं, 14 उपन्यास, निबंध और पत्र भी लिखे। अब हम देखते हैं कि नशा, यह शीर्षक क्यों रखा होगा प्रेमचंद ने और कहानी के हिसाब से यह कितना सार्थक है, इसे हम देखते हैं। नशा के बारे में कहें तो नशा का एक अर्थ जुनून होता है, जैसे पढ़ने का नशा, काम का नशा, अपने लक्ष्य को पाने का नशा। जब इस तरह का नशा हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। परंतु दूसरा नशा होता है भ्रम का, जो नश्वर है, उसके अमरत्व का नशा, जैसे धन का नशा, पद का नशा, कभी न नष्ट होने का नशा, ऊंचे ओहदे का नशा। इस कहानी में देखें तो यह नशा वह था जो नया था और अपनी असलियत को भूल स्वप्न में डूब जाने के रूप में था। अब नशा कहानी पढ़ते हैं और इसकी समीक्षा करते हैं। यह कहानी नशा दो युवकों की कहानी है, पर असल में यह कहानी इंसान की मानसिक वृत्ति पर केंद्रित कहानी है। नशा असल में एक मानसिक अवस्था है जिसमें बुद्धि पर एक आवरण का छा जाना होता है। जब इंसान न रह जाए, वह अपनी भौतिक अस्तित्व को भूल जाए और पैर जमीन पर न रहे, यानी जब जमीन पर पैर हो तो कहते हैं कि इंसान अपने आप को पहचान कर अपनी क्षमता को जानता है, और जब जमीन पर पैर न रहे तो इसका समझ लीजिए अर्थ क्या होगा। यही है नशा। आगे हम कहानी को पढ़ लेते हैं। दोनों मित्रों में ईश्वरीय धनवान जमींदार का बेटा है तथा वीर एक निर्धन। वीर जमींदारों का तीव्र आलोचक है, उनके विलास को वह अनैतिक बताता है। इस विषय पर दोनों के बीच विवाद भी होता है। ईश्वर मिजाज से पूरे जमींदारी तेवर से भरपूर है, परंतु वह वीर के कड़वे बात को भी अपनी दोस्ती के कारण हंसकर टाल जाता है, क्योंकि उसका व्यवहार वीर के साथ मित्रों वाला है। छुट्टियां होती है, वीर घर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पास भाड़े के पैसे नहीं हैं। वह हॉस्टल में ही रह जाना चाहता है। पर ईश्वरी जब उससे अनुरोध करता है कि वह उसके घर चले तो वीर एक बार में ही उसे स्वीकार कर लेता है, उसके आग्रह को। अपने घर पर वीर का परिचय ईश्वरी एक धनवान जमींदार के रूप में देता है और बताता है कि ये गांधी जी के भक्त है और इस कारण से ये धनवान होते हुए भी निर्धन की भांति सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इस बात से वीर की धाक जम जाती है और उसे सभी गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से जानने लगते हैं। इस तरह ईश्वरी के साथ साथ वीर का भी भरपूर सत्कार किया जाता है। आगे की घटना रहीम के इस दोहे पर फिट बैठती है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादा जब फर्जी भये टेढ़ो टेढ़ो जाए। ईश्वरी तो जमींदारी विलास का आदी था, परंतु वीर को सम्मान का अनुभव पहली बार होता है। वह जानता है कि उसका जमींदार होने का परिचय झूठा है, पर वह सब भूल अपना आपा खो देता है, जैसे उसे एक नशा सा हो जाता है। जिन बातों भोग विलास के प्रति वह विरोध करता था,
उन्हीं बातों के लिए वह अब नौकरों पर रोब जमाने लगता है। पर जल्द ही झूठे कुंवर का नशा टूट जाता है। जब रेलगाड़ी में भीड़ के कारण नए नवेले कुंवर को ज़्यादा ही असुविधा महसूस होने लगती है, वह एक यात्री के कारण असुविधा महसूस कर उसे पीट देता है। इस बात पर पूरे डब्बे में हंगामा मच जाता है। इस घटना से ईश्वरी खींचकर उसे जोर से फटकार लगाता है और बोलता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। यहाँ पर वीर की तंद्रा टूट जाती है और वह फिर अपनी असलियत को महसूस कर लेता है। प्रेमचंद की यह कहानी मानव व्यवहार की काफ़ी बारीकी से परीक्षण करती है कि हम सब में एक वीर छुपा हुआ है जो विरोध किसी भी व्यवस्था का तभी तक करता है जब तक वह उसे नहीं मिलती। ऐसा भी होता है कि उस चीज़ को पाने की इच्छा उसके भीतर ज़्यादा होती है, तभी वह ज़्यादा विरोध करता है। असल में उसका विरोध उसके इच्छुक होने के कारण होता है। ऐसे लोगों को अगर मौका मिले तो वो ही काम जिसका वो विरोध कर रहे हैं सबसे ज़्यादा करने में वो आगे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। अर्थात क्षमता के बावजूद आप विलासिता से दूर हो तो यह सही होगा, न कि जो कंगाल हो और विलासिता का वह विरोध करे। अंत में कहेंगे कि प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आत्मा से भी विचार की पवित्रता हो। जो आपके विचार हैं उसमें दृढ़ रूप से अडिग रहिए हर हाल में, वरना व्यर्थ के दूसरों को उपदेश ना दें। पर दूसरे तरह से देखें तो इस कहानी में एक बहुत ही दोषी समाज व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। वह ये है कि हम सम्मान किसी का भी तभी करते हैं कि जब किसी न किसी रूप में हमें उससे कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद होती है। रही नौकर टाइप के लोग, वो भी तो गरीबों का सम्मान नहीं करते, जो इस कहानी में हमने देखा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ मानवता कहाँ है? जबकि वह किसी समृद्ध को जब देखेगा तो उसे ज़्यादा सम्मान देता है। यह दोहा यहाँ पर फिर बैठता है कि सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दिपही देर बुझाए। यानी बलवान की सभी इज्जत करते हैं और जो निर्धन होता है, जो किसी के काम नहीं आ सकता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। इस तरह यह कहानी एक नहीं दो दो संदेश देती है और हमें, हम सबको अपने आप को, अपनी मानसिकता को फिर से परखने का संदेश देती है। इसके साथ ही नशा कहानी की समीक्षा यहाँ समाप्त होती है। कुछ और इसी तरह के संदेश परक कहानियों के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।